अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माइल। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 505 का लेसन नंबर 4 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का। एंड आवर लेक्चर इज प्याजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। प्याजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को हम स्टडी करेंगे। प्याजे को स्विस साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। इसके बारे में पहले हम पिछले प्रीवियस सब्जेक्ट्स में भी पढ़ के आए हैं साइकोलॉजी में। हाँ, और ये इनका जो कॉन्सेप्ट था अबाउट चिल्ड्रंस कोग्निटिव डेवलपमेंट वो बाकी जो साइकोमेट्रिशियंस हैं उनसे थोड़ा मुख्तलिफ है। पियाजे ने कुछ डेवलपिंग में मतलब 4 स्टेजेस बताई हैं अपनी थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट की। वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, प्री ऑपरेशनल डेवलपमेंट, कनक्रिएट ऑपरेशनल डेवलपमेंट, फॉर्मल ऑपरेशनल डेवलपमेंट। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है। सबसे पहले जब इंसान या कोई भी न्यू इंडिविजुअल इस दुनिया में आता है तो उसके पास जो इनहेरिटेड चीज होती है वो है रिफ्लेक्सेस के साथ इन्वायरमेंट को रिस्पोंड करना। ठीक है। और लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम कह सकते हैं कि जो भी इन्फेंसी स्टेज के ख़त्म होने तक इंडिविजुअल एक गोल ओरिएंटेड टोडलर बन जाता है, यानी उसकी अप्रोच जो है वो गोल ओरिएंटेड हो जाती है। इसमें आगे उन्होंने कहा हुआ है कि ड्यूरिंग द सेंसरी मोटर स्टेज में चिल्ड्रन डेवलप सेवरल इंपॉर्टेंट कोग्निटिव कॉन्सेप्ट्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है ऑब्जेक्ट परमेंसिस। ऑब्जेक्ट परमेंसिस में क्या होता है कि इस कॉन्सेप्ट में न्यू इंडिविजुअल ये समझना शुरू कर देता है कि चीज़ें परमानेंट हैं। ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है। अगर उसके सामने से कोई टॉय, फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी बॉल से खेल रहा है तो वो बॉल अगर किसी चीज़ के नीचे चली जाती है, सोफा वगैरह के नीचे चली जाती है, तो मीन्स दैट उसे ये नहीं लगता कि वो गायब हो गई है। उसे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। या अगर वो रूम में अकेला होता है, उसे थोड़ी देर के लिए अपनी मदर नजर नहीं आती, तो वो उसे पता होता है कि वो मतलब इधर मौजूद है। वो रोना शुरू करता है, उन्हें बुलाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इमर्ज करता है वो है कैजुअलिटी का। ठीक है। कैजुअलिटी क्या होता है कि किस तरह एक इवेंट दूसरे इवेंट को काज करने की वजह बनता है। और यहाँ पर इन्होंने कुछ लिखा हुआ है कि 6 सब स्टेजेस होती हैं सेंसरी मोटर डेवलपमेंट की। यूज ऑफ रिफ्लेक्सिस, प्राइमरी सर्कुलेशन, रिएक्शन, जी हम सब आगे वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्टिविटी। रिफ्लेक्स एक्टिविटी में क्या होता है कि फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ होता है ये, इसमें जो ड्यूरेशन आता है। इन दिस अर्ली स्टेज में चाइल्ड्स बिहेवियर इज एसेंशियली लिमिटेड टू एक्सरसाइजिंग इनिशिएट स्किल्स। बच्चे की जो इनिशिएट स्किल्स होती हैं, चाइल्ड्स बिहेवियर्स में कुछ जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं लाइक सकिंग वगैरह वो स्टार्ट करता है। ठीक है। उसे पता चलता है कि किस तरह जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो अपना अंगूठा चूसते हैं। ठीक है। इस तरह। और फिर इसके अंदर विजुअल और दूसरे सेंसरी एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो इन्वायरमेंट के साथ भी स्टार्ट होते हैं। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, the duration is 1 to 4 months. Infants begin to define some of their reflex actions and to express repetitive behavior such as opening and closing their fist. अपनी हथेली को खोलता है, बंद करता है, हैंड सकिंग करता है, अपने फुट किकिंग करता है, मतलब पाँव उठा उठा के वो बेड पे मारेगा। बहुत सारे बच्चों का आपने देखा होगा इस तरह करते हुए। जो चीज़ मतलब अगर कोई ऐसी मूवमेंट करते हैं वो, या हम आगे पढ़ेंगे भी कि जिससे उन्हें जो अच्छा लगता है, उन्हें खुशी महसूस होती है, तो वो बार बार उस एक्शन को करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस में क्या होता है कि बच्चे मतलब अपने मूवमेंट ऑफ देयर हैंड्स, अपने हाथों की मूवमेंट करता है। कुछ जो इसमें बॉडी बॉडी की एक्टिविटीज आती हैं। और इन्फेंट्स फॉर एग्जांपल अगर उसके पास उसका कोई हाथ ऐसे किसी टॉय पे लगता है जो कि एक साउंड क्रिएट करता है, वो टॉय उसे अच्छी लगती है, तो वो बार बार उसके ऊपर अपना हाथ मारेगा कि उसके अंदर से साउंड उसे सुनाई दे। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस में बात हो रही है कि ये हम पढ़ गए हैं ना यार, ये आगे क्यों नहीं हो रहा। कोऑर्डिनेटिंग सेकेंडरी सेक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग सेकेंडरी स्कीम्स, सॉरी। कोऑर्डिनेटिंग में क्या होता है कि इस स्टेज में इंडिविजुअल अपने लर्न किए हुए तजर्बात को किसी भी नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करता है। टर्शरी रिएक्शंस, टर्शरी रिएक्शंस।
टर्शरी रिएक्शंस में क्या होता है कि चाइल्ड जो होता है वो ऑब्जेक्ट्स में दिलचस्पी लेना शुरू करता है। मतलब आपने देखा होगा, मैंने तो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में ये देखा है कि बच्चे जो होते हैं कि आप अगर उन्हें बेड पे या चारपाई पे बिठाएंगे तो वो बार बार चीजों को उठा के नीचे फेंकते हैं। ठीक है, मूव और ड्रॉप डिफरेंट आइटम्स लाइक अ पीस ऑफ फूड और टॉय। ठीक है, मतलब उन्हें अच्छा, अगर वो एक दफा फेंकते हैं उन्हें अच्छा लगता है, या पता नहीं कैसा फील होता है उन्हें, लेकिन वो अ, दोबारा वो चीज फेंकेंगे। अगर आप उन्हें उठा के देंगे तो वो दोबारा फेंकेंगे। मतलब इस तरह वो एक ऑब्जेक्ट्स के अंदर दिलचस्पी लेना शुरू करते हैं। स्टेज 6 इसमें बात हो रही है कि इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कम्बिनेशंस मेंटल कम्बिनेशन के थ्रू नई जो होते हैं वो इन्वेंशन उनके माइंड में आती हैं। वो बिगिनिंग ऑफ थॉट सोचना शुरू करते हैं। और फिर कॉपी करना शुरू करते हैं। अगर कोई एक चीज, अगर आप उनके सामने कोई काम कर रहे हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा वो अच्छा लगता है या इंटरेस्टिंग लगता है तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। जैसे नीचे कुछ एग्जांपल्स इसके बारे में दी हुई हैं। और द अर्लीस्ट स्टेज में जब ऑब्जेक्ट या पर्सन गोज आउट ऑफ द साइड द इन्फेंट एक्ट एज थ्रो आउट इट्स नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द कोर्स ऑफ सेंसरी मोटर पीरियड। जैसा हमने पढ़ा कि उसे रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और रियलिटी में पता चलता है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अब एग्जिस्ट कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, अब लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है। लैंग्वेज लर्निंग आर डेवलपिंग लार्जली डिपेंड्स अपॉन मैच्योरेशन ऑफ ब्रेन प्रोसेस के एंड फिजिकल स्ट्रक्चर्स। और जिससे कंसर्न होके कुछ स्पीच साउंड्स जो होते हैं वो बनते हैं। और इसमें इन्फेंट्स क्या होता है कि वो हंसना शुरू करता है, और कुछ वर्ड्स बोलना शुरू करता है, वर्ड्स नहीं बोलना शुरू करता है। अबाउट 5 to 6 मंथ में बेबलिंग स्टार्ट होती है। कुछ वावल और कॉन्स्टेंट साउंड्स को कंबाइन करके वो बोलता है, जैसा कि बाबा, ये इस तरह की। अब फिर ये लगता है कि शायद वो बाबा बोल रहा है, वो ऐसा नहीं होता। वो जस्ट उन लफ्जों को जोड़ रहा होता है। इन्फेंट्स अटर देयर फर्स्ट वर्ड अराउंड द एज ऑफ 11 to 12 मंथ। 11 to 12 मंथ में जाके जो इन्फेंट्स है वो कोई ना कोई एक लफ्ज पूरा बोल सकता है। और अराउंड द एज ऑफ 18 मंथ्स में चाइल्ड जो होते हैं वो उनकी जो वोकेबलरी होती है वो ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स तक हो जाती है। ये ज्यादातर एमसीक्यूज हैं जो मैंने ज्यादा हाईलाइट भी की हुई हैं। आगे उन्होंने फिर कहा है कि कुछ सर्टेन स्टेजेस हैं एक्वायर की गई हैं जो कि चिल्ड्रंस में, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है क्राइंग एंड बेबलिंग, फॉलोड बाय वन वर्ड सेंटेंस, फॉलोड बाय लॉन्गर और टू वर्ड सेंटेंस, टेलीग्राफिक स्पीच एंड द यूज ऑफ कम्प्लेक्स ग्रामेटिकल रूल्स। ये वक्त के साथ साथ होती है, एज के साथ साथ होती है। पेपले एंड ओल्ड्स ने 4 स्टेजेस बताई लैंग्वेज डेवलपमेंट की, जिसमें सबसे पहले है प्री स्पीच और द फर्स्ट वर्ड, द फर्स्ट सेंटेंस एंड द अर्ली सिंटैक्स। इसमें सबसे पहले प्री स्पीच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हम प्री स्पीच में क्या होता है कि प्री स्पीच कैन बी डिवाइडेड इनटू क्राइंग, बेबलिंग एंड इमिटेशन ऑफ साउंड्स। क्राइंग में क्या होता है कि न्यू बोर्न्स, ये क्राइंग बेसिकली न्यू बोर्न्स की फर्स्ट एंड ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इसमें बच्चा सिर्फ रो के ही आपको बता सकता है कि उसे भूख लगी है या उसे कहीं पेन हो रहा है। और अगर कोई भी स्ट्रेंजर है तो वो उसकी इस वॉइस को, वॉइस जो क्राइंग वॉइस है, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि ये क्यों रो रहा है। लेकिन उसका केयर टेकर होता है या जो उसकी पेरेंट्स होते हैं वो समझ सकते हैं कि अभी इसे भूख लगी है, या उसके डिफरेंट गेस्चर से या उसकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड से जो होती है उससे वो समझ सकते हैं। उसकी पिच पैटर्न जो इंटेंसिटीज होती है उससे वो समझ लेते हैं कि ये, अगर हम मतलब अगर हमारे सामने कोई बच्चा है तो अगर वो नॉर्मली रो रहा है तो पता चलता है कि उसे भूख लगी है। लेकिन अगर बच्चे को कोई पेन होती है, कोई तकलीफ होती है, तो आपको वाज़ेह तौर पर ये नजर आता है कि बच्चे को कुछ मसला है जिसकी वजह से वो इस कंडीशन में, इस लेवल पे जाके रो रहा है। एट एनीवेयर फ्रॉम 6 वीक्स to 3 मंथ्स ऑफ द एज में बेबीज जो होते हैं वो हंसना शुरू करते हैं। और जैसा हमने पहले देखा कुछ वावल साउंड्स प्रोनाउंस करना स्टार्ट करते हैं। और बेबलिंग रिपीटिंग कॉन्सनेंट वावल स्ट्रिंग लाइक जैसे मा 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 अकर्स वगैरह बिटवीन 7 to 10 मंथ्स। और ये हम पहले भी देखे हैं कि ये कोई वर्ड्स नहीं होते, ये जस्ट कॉन्सनेंट वावल्स साउंड्स बनाते हैं। वो मा नहीं बोलते, मा ऐसे लफ्जों को जोड़ते हैं। 11 to 12 मंथ में जाके अपना फर्स्ट वर्ड ऑलमोस्ट स्पीक करते हैं। बेबीज एक्सीडेंटली इमिटिएट करते हैं साउंड को जो वो सुनते हैं। और 9 to 10 मंथ्स में मतलब वो जो आवाज़ सुन रहे होते हैं उनको समझने की भी कोशिश करते हैं। थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज क्वेश्चन, यहाँ पर लर्निंग थ्योरी और रिलेटिविज्म की बात हो रही है। लर्निंग थ्योरी क्या होती है कि लर्निंग थ्योरी में चिल्ड्रन जो होते हैं बच्चे, वो लैंग्वेज को लर्न करते हैं सेम वे में, वैसे ही जैसे कि वो दूसरे बिहेवियर्स को लर्न करने होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि बच्चे जो होते हैं वो री इन्फोर्समेंट के जरिए भी बिहेवियर्स को लर्न करते हैं। अगर उन्हें कोई किसी एक काम पे अप्रिशिएट किया रहा है तो वो उस काम को दोबारा करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब बच्चे कुछ बोलते हैं, उन्हें अप्रिशिएट किया रहा है तो वो उस कोशिश करते हैं कि वही चीज़ दोबारा बोलें। ठीक है, मीन्स दैट के अगर आप बच्चा
पहली दफा बाबा बोलता है तो सब खुश हो जाए उसके सामने, और उसको एक पॉजिटिव जो है वो रिएक्शन दे, तो वो खुश होगा कि मैंने पता नहीं क्या ऐसा काम किया कि सब खुश हो रहे हैं, तो वो दोबारा वैसा करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरा भांजा है, वो अभी 1 साल का है, उसे नहीं पता कि स्कूल क्या होता है, ठीक है। मतलब 1 साल के बच्चे को क्या पता होगा कि स्कूल क्या होता है या नहीं होता। लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे उसे पूछा कि स्कूल जाना है, उसके बड़े भाई को शायद पूछते थे, उसने कहा नहीं, उसने शायद सुन लिया उसे, वो जो 1 साल का है। अब उससे आप जब भी पूछोगे ना, वो तो हम सब हंसने लगे, तो अब उससे जब भी पूछते हैं ना हम, हादी ने स्कूल जाना है, आगे से कहता है नहीं, नहीं, नहीं। मतलब उसे पता चलता है, उसे फील होता है कि मैं नहीं बोलता हूँ तो ये सब हंसते हैं। अब उसे नहीं पता स्कूल क्या होता है, स्कूल जाना क्या होता है, लेकिन बस उसे इतना पता है कि मैं नहीं का जवाब देता हूँ, और उसे अब तक ये याद है, जब उस बच्चे से पूछा जाए वो आगे से नहीं का जवाब देता है और खुद भी हंसता है कि मैं ऐसा करता हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को रियलिटी में दे दी री की। तो इसी तरह जब बच्चों को आप री करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो वो फिर उन्हीं वर्ड्स को दोबारा बोलते हैं। लेकिन सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट जो होते हैं वो भी कहते हैं कि बच्चे इमीडिएट साउंड्स को मेंटेन रखते हैं, जो वो अपने अडल्ट से सुनते हैं या री होते हैं उन्हें ही बोलने की कोशिश करते हैं। और फिर यहाँ पर लर्निंग थ्योरिस्ट ने एक पॉइंट आउट किया है कुछ फैक्ट्स के, जो चिल्ड्रन होते हैं जो घर पर होते हैं वो ज़्यादा, मतलब उन्हें अटेंशन मिलती है स्पीच में भी, और री ज़्यादा मिलती है, बजाय उनके के जो बच्चे इंस्टीट्यूशंस में रह रहे होते हैं, मतलब जो डे केयर क्या कहते हैं उन्हें, सेंटर होते हैं वहां पर। नटिविज्म क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू नटिविज्म ह्यूमन बीइंग हैविंग एन इनबोर्न कैपेसिटी। नटिविज्म में ये कहा जाता है इस थ्योरी में कि एक इनबोर्न एक बच्चे में, एक न्यू इंडिविजुअल में इनबोर्न ही ये कैपेसिटी होती है कि वो लैंग्वेज सीख सके। जिस तरह हमने पढ़ा था कि चलने में और चलना वगैरह, ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। उन्होंने कहा किसी से जाहिर होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी नेटिव लैंग्वेज सीख जाते हैं, ठीक है, जो उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, चाहे वो कितनी कम्प्लेक्स क्यों ना हो। अगर कोई ब्रिटिश बच्चा है तो वो इंग्लिश ही सीखेगा, और वो इंग्लिश स्पीकिंग है, मतलब ये तो हम सबको ही पता है ना कैसा होता है। हमारे लिए इंग्लिश सीखना, उस सेशन में बात करना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि हमारा बच्चे की जो नेटिव लैंग्वेज है वो ये नहीं होती, हमारी ये नहीं होती। लेकिन उस बच्चे की नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश होती है, तो वो जितनी भी कम्प्लेक्स है वो उसमें अच्छा उसे बोलता है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात हो रही है सेकंड में, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है वो लोकलाइज्ड होता है लैंग्वेज के लिए, क्योंकि उसका वो लार्जर इन साइज होता है राइट हेमिस्फेयर से। कुछ आगे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट को। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं हम देख लेते हैं। मैचुरेशन है सबसे पहले, कि बच्चा जैसे जैसे मेच्योर होता है, जैसे जैसे एज के साथ बड़ा होता है, और ये बड़ी सिंपल सी बात है, हम सब समझ सकते हैं। मैच्योर होने के साथ साथ उसकी जो लर्निंग स्किल्स हैं वो बढ़ती हैं, ठीक है। उसकी जो लर्निंग है, उसकी जो लैंग्वेज है वो डिपेंड करती है मैच्योरेशन पे, और लर्निंग उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज है वो डिपेंड करती है मैच्योरेशन एंड लर्निंग पे। जैसे जो भी स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट की हैं, स्पीच की, वोकैबुलरी की, सेंटेंस फॉर्मेशन की, स्किल्स की, राइटिंग्स की, वो सब उसकी एज के साथ साथ इंक्रीज करती हैं। इंटेलिजेंस भी यहाँ पर मैटर करती है, कि जो बच्चा जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है वो उतनी जल्दी चीज़ों को पिक करता है, उतनी जल्दी लैंग्वेज उसकी डेवलप होती है, वो उतनी जो एबिलिटी है उसकी अचीव करने की, लर्निंग करने की, वो उसकी डिपेंड कर रही होती है इंटेलिजेंस पे और फिजिकल फैक्टर्स और सोशल इन्फ्लुएंसेस पे। अब फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं कि जो भी हमने देखा कि अगर किसी एक बच्चे का घर का माहौल अच्छा है, एक वो एक अच्छी हैप्पी फैमिली में रहता है, तो उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छी होगी, बजाय उसके कि जो बच्चा एक प्रेशराइज माहौल में पल बढ़ रहा है। सॉरी, ये मैंने सोशल इन्फ्लुएंसेस आपको बता दिया। फिजिकल फैक्टर्स में बात हो रही है फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड की, कि जो बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड चाइल्ड होते हैं, वो बोल नहीं पाते, ही इज सो मच प्रोटेक्टेड होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स उसको, उनकी पेरेंट्स पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो खुद ही देखते हैं कि उस बच्चे को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मैंने वो हेडिंग ऊपर वाली पढ़ ली थी और बाद में मेरी नज़र नीचे चलेगी। अच्छा, आगे सोशल इन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता दी है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस बहुत डिपेंड करती हैं। अगर बच्चा एक अच्छे स्कूल में, अच्छे घर में, या उसे अच्छा माहौल मिल रहा है, वहाँ पर उसकी जो लैंग्वेज है वो अच्छी डेवलप होगी, बजाय इसके कि अगर कोई बच्चा एक ऐसे माहौल में रह रहा है जिसमें उसे बड़ा प्रेशराइज होकर रहना पड़ रहा है, तो उसकी निस्बत उसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत उस तरह वो अपनी लैंग्वेज डेवलप नहीं कर पाएगा।
बिलिंगुअलिज्म में क्या बात हो रही है कि बहुत सारे चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जो कि दो लैंग्वेज सीखते हैं एट अ टाइम में, अपनी मदर टंग भी सीखते हैं और फॉरेन भी सीखते हैं। फैमिली कॉन्स्टलेशन में साइज ऑफ द फैमिली एंड नंबर ऑफ द सिबलिंग्स मेक अ डिफरेंस ऑफ द लैंग्वेज एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर एक छोटा बच्चा है उसके बड़े बहन भाई भी हैं तो वो उनसे बड़ा इजीली अपनी लैंग्वेज को, अपने बिहेवियर्स को सीखेगा। सेक्स इन द बिगिनिंग बॉयज आर बिहाइंड गर्ल्स इन द एक्विजिशन ऑफ वर्बल स्किल्स। उन्होंने कहा कि जो लड़कों की निस्बत लड़कियां ज़्यादा अच्छी वर्बल स्किल्स होती है, क्योंकि जो लड़के होते हैं वो अपना ज़्यादा इंटरेस्ट मोटर एक्टिविटीज़ में रखते हैं, खेलने में रखते हैं, गेम्स वगैरह में रखते हैं, लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा अपनी वोकेबलरी और ग्रामर पे फोकस करती हैं। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था, ये कह रहे हैं तो मान लेते हैं। वैसे ऐसा कुछ है नहीं है। लड़कियां अपने घर के काम काज सीखती हैं, ग्रामर कम ही सीखती हैं। वेज ऑफ लर्निंग। ये वेज ऑफ लर्निंग जो ये टॉपिक इसमें इन्होंने किसी और चैप्टर का डाला, वो हम उसी में जाके पढ़ेंगे, इस चैप्टर का ये पार्ट नहीं है। अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में बात हो रही है कि ये कब होता है, 3 to 6 ईयर्स में होता है चाइल्ड की। ये मोस्ट क्रूशियल ईयर्स होते हैं लाइफ स्पेन के, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट होती है चाइल्ड की और ग्रोथ होती है। फिजिकल डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, और ये एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि एट एज 3 द एवरेज बॉय के लिए जो एज है वो 3 है, कि वो 3 फीट में 90 सेंटीमीटर उनकी टाल होती है, और वेट जो उनका होता है वो 13.5 होता है। और एंड बाय एज 5 में वो ग्रो अप कर देते हैं 44 इंचज में एंड 43 पाउंड्स में। तो ये कुछ एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। बॉयज एंड गर्ल्स जो उनसे होते हैं वो डेवलप करते हैं सेम पेस पे, जब वो अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं, अंटिल जब तक वो पुबर्टी तक रीच नहीं कर जाते। और उसके बाद मेंटल डिफरेंसेस भी होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स में। बॉयज जो उनसे होते हैं वो मसल्स के लिहाज से उनकी ज्यादा पावर होती है, एंड द गर्ल्स मोर फैटी टिश्यूज। The trunk and legs grow rapidly, but cranial growth, मतलब जो ट्रंक एंड लेग्स की जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा तेज़ी से होती है ग्रेनियल ग्रोथ की निस्बत। और एवरेज जो 6 ईयर्स ओल्ड होते हैं वो ऑलरेडी हैज़ द बॉडी शेप होना शुरू हो जाती है अडल्ट में, कि किस तरह की, मतलब आप देख लेते हैं ना कि बच्चे इतने होते हैं 6 ईयर में, तो आप कहते हैं कि इसकी हाइट काफ़ी लंबी होगी, नहीं, ये इसका कद छोटा ही रहना। तो इस तरह के जो भी होते हैं डिफरेंसेस इन बॉडी बिल्ड बिकम अपेरेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द चाइल्डहुड, जो हमने ऊपर बात की। अराउंड द एज ऑफ 5 ईयर्स में ब्रेन जो सा होता है वो अपना 70% वेट जो है वो गेन कर लेता है। ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल चेंजेस अकर होते हैं, जैसा कि ब्रीथिंग जो सी होती है वो स्लोअर हो सकती है, डीपर हो सकती है, हार्ट बीट मोर स्लोली हो जाती है, और बॉयज में ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 to 6 मंथ ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड में द लास्ट 4 बेबी टीथ, वो बात करें कि अर्ली चाइल्डहुड के फर्स्ट 6 मंथ के दौरान जो से होते हैं वो बच्चे के पिछले जो लास्ट 4 बेबी टीथ होते हैं वो निकलना स्टार्ट होते हैं, और लास्ट हाफ ईयर ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे के जो टीथ हैं वो मतलब रिप्लेस हो जाते हैं एक परमानेंट टीथ में। और चाइल्ड जनरली हैज़ 1 or 2 परमानेंट टीथ इन फ्रंट ऑफ द, जो बच्चों के हम भी कभी बच्चे थे, मतलब सब के चाइल्ड के जो जनरली 1 या 2 परमानेंट टीथ होते हैं फ्रंट पे, उनमें मोस्टली गैप भी होता है, जो हमने देखा कि कुछ बच्चों के होता है कुछ बच्चों के नहीं होता। तो ये हमारा खत्म होता है लेसन नंबर 4। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। आसान ही था आज का लेक्चर, जैसा कि कल का बड़ा मुश्किल था, हमें पता है मुश्किल तो नहीं था, थोड़ा खुश्क सा था आप कह सकते हैं। तो आज का तो आसान था। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, तो आप भी थोड़ी सी अपनी नवाजिश कर दें, सब्सक्राइब किया करें चैनल को, शेयर किया करें, लाइक किया करें। और आई होप, मेरी दुआ है, मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे, आप लोगों का अच्छा CGPA बने। मेरे, अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर से हेल्प मिलती है तो मेरे लिए भी दुआ किया करें, और अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, अल्लाह ताला हम सब लोगों के नेक ख्वाहिशात और नेक मकासद को पूरा करे। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।